प्यारे बच्चों, हम लोग कक्षा 8 का हिंदी पुस्तक भाषा मंजरी पढ़ रहे हैं और भाषा मंजरी के अंतर्गत भाषा संदर्भ में व्याकरण की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों, आज हम लोग भाषा संदर्भ के अंतर्गत समास के बारे में जानेंगे। आपके 2-3 पाठ में समास के बारे में जानकारी दी गई है, तो यहाँ हम लोग संपूर्ण समास को समझने का प्रयास करेंगे और उसके बाद पुस्तक में बताई गई बात आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। बच्चों, समास या समासिक पदों का प्रयोग से भाषा संक्षिप्त एवं सटीक बनती है। अब आइए आगे कुछ उदाहरण देख लें, इससे हमको संक्षिप्त और सटीक समझ में आ जाएगा। बच्चों, एक यहाँ पर वाक्य है, देखिए, किसी व्यक्ति को बिना जाने ही वह सब सूचना दे दिया। ये इतनी लंबी वाक्य है। अब इसको हम संक्षिप्त और सटीक करते हैं। अनजान को वह सब सूचना दे दिया। तो किसी व्यक्ति को बिना जाने ही, इतनी लंबी वाक्य के लिए एक अनजान समास लगाकर हमने इस वाक्य को संक्षिप्त एवं सटीक बना दिया। अब अगला वाक्य देखिए, रसोई के लिए घर में माँ है। अब इसको हम संक्षिप्त करते हैं और सटीक भी बनाते हैं। रसोई घर में माँ है। तो रसोई घर समास है और उसका विग्रह करते हैं तो होता है रसोई के लिए घर। तो आपने देखा कि रसोई के लिए घर के स्थान पर रसोई घर बोलने से वाक्य संक्षिप्त और सटीक बन गया। अगला वाक्य देखिए, यह विष को धारण करने वाला सांप है। इसको हम संक्षिप्त और सटीक इस तरह से बना सकते हैं, यह विषधर सांप है। तो विषधर को यहाँ पर विग्रह कर विष को धारण करने वाला। तो इस तरह से पदों को, वाक्यों को हम संक्षिप्त और सटीक कर सकते हैं। किसके उपयोग से? समास या समासिक पदों के उपयोग से। तो आइए हम जैसे जैसे आगे समझते जाएंगे वैसे वैसे हमारी बातें आपको स्पष्ट समझ में आने लगेगी। बच्चों, आपके पुस्तक का पहला अध्याय जो है वो कविता है और कविता का नाम है पुष्प की अभिलाषा। तो पुष्प की अभिलाषा कविता में कई समासिक पद आए हैं। अब यहाँ समझ लीजिए, पद का मतलब शब्द है। हम कह सकते हैं कि कई समासिक शब्द आए हैं, जैसे वनमाली, सुरबाला, मातृभूमि आदि। अभी हमने जाना बच्चों कि सामासिक पदों के प्रयोग से भाषा संक्षिप्त एवं सटीक बनती है। समास का अर्थ भी होता है संक्षिप्त, किसी बड़ी बात को छोटा करके कहना, लेकिन वो वही बात कहना जो कहा गया है, सटीक कहना। बच्चों, अब देखिए, वन का माली के स्थान पर बनवाली का प्रयोग हुआ है। वन का माली है और उसका यहाँ समास बना है वनमाली। अब वनमाली शब्द को लेके ही आगे हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी जितनी बातें मैंने बताया उससे स्पष्ट है कि 2 या 2 से अधिक पद यानी कि शब्द के मिलने पर समासिक पद का निर्माण होता है। जो शब्द अलग अलग थे उनको मिला देने से जो शब्द बना वो है समासिक पद। बच्चों, इस प्रक्रिया में, मतलब समासिक पद बनाने की प्रक्रिया में 2 पदों के बीच आने वाले कारक चिन्ह, बच्चों इसके पूर्व के वीडियो में हम लोगों ने कारक चिन्हों को समझा है, विस्तार से समझा है। यहाँ बच्चों आपको ऊपर एक डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, आप पूर्व की वीडियो को देख सकते हैं, कारक चिन्ह को समझ सकते हैं। तो जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ये चिन्ह कारक चिन्ह जिसको हम विभक्ति या परसर्ग भी कहे थे, तो इत्यादि का इसमें लोप हो जाता है।
जैसे वन का माली, तो का लोप हो गया माने गायब हो जाता है का, और आ जाता है वन के सामने माली और बन जाता है वन माली। तो जब का लोप हो गया तो वन माली दोनों पास आ गया। तो इस तरह इस प्रक्रिया में दो पदों के बीच आने वाले कारक चिन्हों, विभक्ति, परसर्ग इत्यादि का लोप होने से दोनों पद पास आ जाते हैं। बच्चों, समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं, यानी कि दो शब्द होते हैं। जैसे वनमाली में पहला शब्द वन है और दूसरा शब्द माली है, दो शब्द से बना है। अब समझिए बच्चों, पहले पद को पूर्व पद कहते हैं और यहाँ वन जो है वो पूर्व पद है। दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं और यहाँ माली उत्तर पद है, और दोनों को मिलने से बना शब्द वनमाली वो समस्त पद है। तो वन और माली के मिलने से बना वनमाली, तो वनमाली क्या हुआ? वनमाली हुआ समस्त पद। बच्चों, बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि उत्तर पद किसे कहेंगे, पूर्व पद किसे कहेंगे। और एक बार मैं बता रहा हूँ कि वनमाली में पहले वन आता है, तो वन जो है वो पूर्व पद है, और बाद में माली आता है तो माली उत्तर पद है, और वन और माली के मिलने से बन गया वनमाली, तो वनमाली समस्त पद है। अभी अगर इस बात को समझ लिए तो आगे सारी बातें आसानी से समझ आएगी। बच्चों, पद के अंगों को अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। अब एक नई चीज है समास विग्रह। जैसे वनमाली का समास विग्रह होगा वन का माली। विग्रह करने पर लुप्त पद पुनः दिखाई देते हैं। जैसे वन का माली में का पुनः दिख रहा है। यहाँ देखिए आपके सामने मोटे अक्षरों में क्या लिखा हुआ है? वनमाली। अब इसको हम विग्रह करते हैं, यानी कि वन और माली को अलग कर दिए, विग्रह कर दिए। तो इसके बीच में कौन सा शब्द छुपा हुआ था? ये का छुपा हुआ था, तो का अब दिखने लगता है। तो जब वनमाली का समास विग्रह किया गया तो वह बन गया वन का माली। आपके पुस्तक में समास विग्रह करने के लिए बोला गया है। तो समास को आप इस तरह जब विग्रह करेंगे तो उसमें बीच में कारक चिन्ह आ जाएगा। अब फिर से हम दोहराते हैं उन्हीं बातों को ताकि आपको समझ में आ जाए। वनमाली जो एक साथ लिखा हुआ है वो क्या था, क्या है? एक समस्त पद है। और वनमाली में पहला जो वन है वो क्या है? पूर्व पद है। अगला शब्द जो है माली वो क्या है? वो उत्तर पद है। और वनमाली का विग्रह क्या है? वन का माली। और वन का माली में जो का है वही है कारक चिन्ह, जिसको विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से मैंने इसको इसलिए पहले बता दिया है। तो ठीक है बच्चों, इतना आप समझ गए कि कौन सा पूर्व पद कहलाएगा, कौन सा उत्तर पद कहलाएगा और कौन सा समस्त पद कहलाएगा। अब चलिए, अब हम समझें कि समास के 6 भेद होते हैं। मतलब हिंदी में जितने भी शब्द समास के शब्द बने हैं वो 6 प्रकार के हैं। अब इन 6 प्रकार को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। तब आइए अब एक एक समास को हम लोग विस्तार से समझें। बच्चों, पहला है अव्ययी भाव समास। तो बच्चों, जिस समास का पूर्व पद, अभी आपने पूर्व पद को समझा, अब यहाँ काम आएगा वो समझना कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय भी हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब देखिए, समास का पूर्व पद तो समझ लिए, जैसे वनमाली में वन हो, प्रधान हो, मतलब वो मेन हो, अंग्रेजी में हम कहेंगे मेन है।
और वह अव्यय हो। तो अव्यय किसे कहेंगे यहाँ पर समझ लीजिए। अव्यय वह शब्द हैं जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं। ये बदलते नहीं है, जैसा है वैसा ही हर जगह रहते हैं, तो हम इन्हें अव्यय कहते हैं। और ऐसे शब्द जिसमें अव्यय लगा हुआ है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। कुछ मुख्य अवयव आपके पुस्तक में दी हुई है, जिसमें है आ, भर, अति, प्रति, यथा। अब चलिए इन अवयवों को लगाकर हम नीचे समास बनाते हैं। पहला देखिए है यथाशक्ति। यथाशक्ति के मतलब शक्ति के अनुसार। आमरण। आमरण का मतलब जब तक मृत्यु ना हो जाए, मृत्यु तक, मृत्यु होने तक। भरपेट मतलब पेट भर कर, भरपेट खाते हैं, पेट भरने तक खाते हैं। तो यहाँ देखिए यथाशक्ति में यथा लगा हुआ है, क्या है वो? अव्यय है। आ लगा हुआ है आमरण में, और भर पेट में भर लगा हुआ है। तो यथा, आ और भर क्या है? अव्यय है। बच्चों आगे हम यहाँ कुछ अव्यय और दे दिए हैं, इनको याद रखने की ज़रूरत है, समझ लेने की ज़रूरत है कि ये शब्द अव्यय हैं। और ऐसे शब्द का लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के कारण कोई भी रूप में परिवर्तन नहीं होता है। तो जब, कब, तब, अभी, वहाँ, इधर, उधर, अरे, और, किंतु, परंतु, क्यों, ठीक, बल्कि, तथा, एवं, अतः। इतने शब्द कम से कम आप याद कर लें तो बहुत सी कठिनाई दूर हो जाएगी, और अव्यय किसे कहते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात है बच्चों कि जहाँ एक ही शब्द बार बार दोहराया जाता है वह भी अव्ययी भाव समास ही है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, दिनों दिन। जैसे कहते हैं दिनों दिन महंगाई बढ़ रही है। रातों रात, मेरे गांव में रातों रात सड़क बन गई। घर घर, घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। घर घर, हाथों हाथ, मेरी पुस्तक हाथों हाथ बिक गई। तो ये दिनों दिन, रातों रात, घर घर, हाथों हाथ, ऐसे बार बार आवृत्त होने वाले शब्द भी समासिक शब्द हैं। और कौन सा समास है ये? अव्ययी भाव समास है। तो बच्चों अब 2 नंबर देखते हैं हम लोग, तत्पुरुष समास। तो जिस समास का उत्तर पद मतलब दूसरा पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, मतलब पूर्व पद का कोई ज़्यादा महत्व ना हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब जैसे देखिए चरण स्पर्श, सिर्फ चरण का यहाँ पैर अर्थ है, लेकिन यहाँ स्पर्श हो गया तो वो हो गया प्रणाम करना, अभिवादन करना, चरण स्पर्श करना। तो चरण स्पर्श तत्पुरुष समास है और उसका विग्रह है चरण का स्पर्श। रस भरा, माखन चोर, जेब कतरा, रसोई घर, सत्याग्रह, ये सब तत्पुरुष समास हैं। अब जेब का मतलब तो पॉकेट होता है। कतरा लग गया तो कतरा प्रधान हो गया, क्योंकि कतरा के चलते ये जेब कतरा बन गया। और जेब कतरा किसी खास व्यक्ति को इंगित करता है जो जेब काट कर पैसे निकाल लेता है, इसको पॉकेट मार भी कहते हैं। इस तरह ये तत्पुरुष समास है। अगला है कर्मधारय समास। बच्चों कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है एवं दूसरा पद विशेष्य होता है। तो विशेषण और विशेष्य को आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो फिर से सुन लीजिए कि विशेषण किसे कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। विशेषण जिस संज्ञा का सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। अब आप वाक्यों को देखिए तो समझिएगा। जैसे यहाँ पर नील गाय है, तो नील क्या है? विशेषण है, और गाय क्या है? विशेष्य है।
क्योंकि गाय की विशेषता बताई जा रही है कि वह नीला है। तो पहला पद विशेषण है नील और दूसरा पद विशेष्य है गाय, और इसका विग्रह है नीली है जो गाय। तो गाय की विशेषता कैसी है? जो नीली है, तो उसे नील गाय कहेंगे। दूसरा है महादेव, तीसरा है प्रधानाध्यापक, चौथा है पूर्णांग। अब देख लिए प्रधानाध्यापक, तो पहला पद क्या है? प्रधान। तो प्रधान है विशेषण है किसी का कि वो प्रधान है, और अध्यापक क्या हुए यहाँ पर? विशेष्य हुए, और इसका विग्रह हुआ प्रधान है जो अध्यापक, उसको बोलेंगे प्रधानाध्यापक। तो ये है कर्मधारय समास। चौथा है द्विगु समास। तो वह समास जिसका पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्या लगा होना चाहिए शुरू में, तो आप पहचान लीजिए कि वो द्विगु समास है। तथा समस्त पद, जब वो पूरा पद बन जाता है तो समस्त पद किसी समूह का बोध कराता है। समाहार लिखा हुआ है, समाहार मतलब कई चीज़ों का संग्रह मिला हुआ समूह। अब वाक्य देखिए तो समझ में आ जाएगा। चौराहा, चौराहा किसे कहते हैं? जहाँ चार रास्ते आकर मिलते हैं उसे कहते हैं चौराहा। तो ये चार रास्ते हैं, यहाँ पर चार रास्तों का समूह है। तो संख्यावाचक है पहला पद 4, और सड़कों का समूह है, तो ये समस्त पद हो गया चौराहा। अगला देखिए तिरंगा, 3 रंगों का समूह। नवरात्र, नवरात्रियों का समूह है। शताब्दी, 100 सालों का समूह है। सप्ताह, 7 दिनों का समूह है। तो अगर समास में पहला संख्या लगा हुआ है तो समझ जाइए वो द्विगु समास है। पांचवा देखिए द्वंद्व समास। इस समास में दोनों शब्द प्रधान होते हैं, और ये दोनों शब्द योजक चिन्ह, आप यहाँ सामने देखिए, योजक चिन्ह किसे कहेंगे? मान लो चिन्ह हम लोग पढ़े हैं, उसमें भी योजक चिन्ह के बारे में बता दिया गया है, तो इसलिए हमने पूर्व में चिन्ह को भी पढ़ लिया है। तो आइए हम यहाँ पर देखें कि ये दोनों शब्द जो है योजक चिन्ह से जुड़े होते हैं। विग्रह करने पर योजक चिन्ह हट जाता है और क्या लग जाता है? और, या, एवं, अथवा आदि लगता है। अब उदाहरण देख लीजिए। लाल पीला, गुस्सा से बोलते हैं लाल पीला हो रहा है, तो लाल पीला इसका मतलब है लाल और पीला। तो यहाँ योजक चिन्ह हट गया और लग गया। खरा खोटा, खरा या खोटा। आगे पीछे, आगे एवं पीछे। ठंडा गरम, ठंडा अथवा गरम। ठंडा गरम कुछ लेंगे, इसका मतलब कि दोनों नहीं लेंगे, ठंडा अथवा गरम लेंगे। दिन रात मतलब दिन और रात। इस उदाहरण से स्पष्ट हो गया कि दोनों शब्द प्रधान हैं और योजक चिन्ह हटता है तो और, या, एवं, अथवा आदि लगता है। छठा, और आपके पुस्तक में दिए गए समासों में यह अंतिम समास है, बहुब्रीहि समास। ऐसे समास तो बहुत विस्तार से है, आगे हम जब आगे कक्षाओं में जाएंगे तो इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन आपकी 8वीं कक्षा में जो इसका सीमा दिया गया है उस सीमा के अंदर हम इसको सीखेंगे। तो बहुब्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, इसमें एक भी, दोनों पद प्रधान नहीं होता है, या एक भी पद प्रधान नहीं होता है, एवं दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद माने कोई किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करते हैं। अब उदाहरण देखिए तो समझ में आएगा। शब्द है त्रिलोचन। अब त्रिलोचन का मतलब होता है 3 आँखों वाला। 3 आँखों वाला कौन है? शिव हैं। तो त्रिलोचन कहने का मतलब सीधे चला जाता है कि ये शिव के बारे में बोला जा रहा है। दशानन, 10 आनन वाला, 10 मुख वाला। तो संसार में 10 मुख वाला कौन था? रावण। तो जब भी दशानन बोलेंगे तो सीधे रावण की ओर इंगित होगा। गजानन, गज के समान मुख वाला, हाथी के समान मुख वाला कौन है? गणेश है। तो गजानन का अर्थ होता है गणेश। तो जो शब्द है वो शब्द का अर्थ ना होकर इसका अर्थ किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। विषधर,
अब विषधर कहने का अर्थ ही हो जाता है कि विष को धारण करने वाला, अर्थात सांप। बहुरूपिया, बहुत रूप बदलने वाला, बहुत रूप जिसका है वह व्यक्ति बहुरूपिया कहलाता है। तो बच्चों ये इस तरह के शब्द आने पर आप समझिए कि वह बहुब्रीहि समास है। अब चलिए सारांश में हम एक बार समझ लें और सारांश पर ध्यान दीजिए ताकि आपको पीछे मेरी कही गई बातें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। अब पहला था अव्ययी भाव समास। तो इसमें पहला पद प्रधान होता है और पहला पद अव्यय भी होता है। दूसरी बात थी कि शब्द का अगर आवृत्ति हो रहा है तो वो भी अव्ययी भाव समास ही है। और इसका उदाहरण है भरपेट और हाथों हाथ। दूसरा है तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। उदाहरण है जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद जो है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। और उदाहरण है नील गाय, नीली है जो गाय, नीली कलर का गाय नील गाय होता है। चिड़ियाघर में आप देख सकते हैं नील गाय को। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्या होता है द्विगु में, और समस्त पद से किसी समूह का बोध होता है। जैसे तिरंगा मतलब 3 रंगों का मिला हुआ, 3 रंगों का समूह। पांचवा है द्वंद्व समास और इसमें दोनों शब्द प्रधान होता है। योजक चिन्ह से ये जुड़े होते हैं और इसका उदाहरण है आगे पीछे, और इसका विग्रह होगा आगे एवं पीछे। छठा है बहुव्रीहि समास। इसका दोनों या कोई शब्द प्रधान नहीं होता है और समस्त पद का विशेष अर्थ निकलता है। जैसे त्रिलोचन 3 आँखों वाला, तो 3 आँखों वाले कौन है? एक ही है, शिव। तो आप इसको इस सारणी से याद कर सकते हैं कि अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान, कर्मधारय में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, द्विगु में पहला पद संख्यावाचक विशेषण, द्वंद्व में दोनों शब्द प्रधान और बहुव्रीहि में दोनों शब्द प्रधान नहीं। इस तरह अगर इसको आप बार बार अभ्यास करेंगे तो समास आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा और भाषा में आप समास का प्रयोग करना शुरू कर देंगे और भाषा को संक्षिप्त और सटीक बनाना भी सीख जाएंगे। तो बच्चों अभ्यास कीजिए, पढ़िए, लिखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।